अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सृजनात्मक लेखन। कैसे बनती है कविता, कविता की रचना प्रक्रिया क्या है, अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे। कविता क्या है? मानव के मन में तरह तरह के भाव छिपे होते हैं और ये भाव समय समय पर अनुकूल परिस्थितियों में तुकबंदी के रूप में बाहर आ जाते हैं और कविता का रूप ले लेते हैं। तुकबंदी के यही बोल कविता बन जाती है। जॉर्ज लुइस बोरखेस के शब्दों में कविता कोने में घात लगाए बैठी रहती है। ये हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह बाहर आ जाती है। अब कैसे बनती है कविता? कविता के बनने की कहानी जाने अनजाने हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कभी माँ से, दादी से और कभी नानी की जवानी, कभी लोरी के रूप में, कभी बच्चों के खेल गीत के रूप में, कभी तोतली जवान के द्वारा बच्चों द्वारा गुनगुनाए जाने गीत के रूप में। कविता की इस जानी पहचानी दुनिया से हम सब परिचित हैं, परंतु कविता की जानी पहचानी दुनिया उस समय हमें अपरिचित सी लगने लगती है जब हम ये सोचते हैं कि कविता में बोल वह कौन सी चीज़ है जो दुनिया के बोल से तालमेल मिलाने के लिए ज़रूरी है। तब हमें कविता के खेत खलियान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, पानी, सूखा, गांव, नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं। इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली लगने लगती है। अब कविता क्या है? कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ है, यानी मौखिक रूप से कविता का जन्म हुआ है, परंतु आज इसका लिखित रूप मिल रहा है, मौजूद है। कविता हमारी संवेदना के बहुत निकट होती है, जो हमारे मन को छू लेती है और कभी कभी ये हमारे मन को झकझोर देती है। इसके मूल में संवेदना और राग तत्व है। ये संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। जैसे इसी संवेदना के कारण रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो इस तरीके से उन्होंने, सुमित्रा नंदन पंत ने पहले कवि के लिए कहा। कविता लिखना एक ऐसी कला है जिसको कि हम कोई हमको सिखा नहीं सकता और इसमें किसी उपकरण की मदद भी नहीं ली जा सकती है। एक कवि को भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना करना होता है जो विभिन्न विषयों और हमारे दैनिक जीवन के माध्यम है। कवि इन्हें अपनी इच्छा अनुसार जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। अब कविता के उपकरण क्या हैं? हम लोग कविता के उपकरण के बारे में जानेंगे। कविता का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डेन ने भी लिखा है, प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात शब्दों से खेलना सीखें, उनसे मेलजोल बढ़ाना शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थों की परत को खोलता है। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ को छिपाए रखता है। जिस तरह इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है, उसी तरह शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। वास्तव में रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की आवश्यकता होती है। एक रचना देखते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। इसी तरह बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। जैसे एक कविता देखते हैं। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता। ये रघुवीर सहाय की रचना है। कवि बहुत बड़े कवि हैं रघुवीर सहाय, उनकी रचना है। इन काव्यांशों में कवि द्वारा शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया गया है। खेल में किए गए इस प्रयास से कविता के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का ये खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम है,
लय है और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रख कर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। अर्थात शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक ले जाती है। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। मोची राम की कुछ कविताएं हैं। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना ना मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने पर अर्थ भी बदल जाता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दे तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में है भी एक अलग अर्थ हथौड़े के लिए प्रयोग किया गया है। अब बिंब और छंद। कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है हम लोग ये जानेंगे। इसे आंतरिक लय भी कहा जाता है। ये कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होती है। दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही है। वाहे संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती। बिंब माने चित्र, जो हमारे कल्पना से जो चित्र आता है उसे बिंब कहते हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र उभर जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण देखते हैं हम लोग। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। अब इस कविता के माध्यम से देखते हैं। बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं पढ़कर हमारी स्मृति में बगुले का आकार, उसकी सफेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफेद वस्त्र एकाकार हो जाते हैं। इस तरीके से ये बिंब है हमारे सामने उपस्थित हो गया। अब आया चित्र भाषा। चित्र भाषा क्या है? छायावादी कवियों में विशिष्ट स्थान रखने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, अधिक समझने में सहायक होते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज हमें अधिक प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय हमें शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और बिंबों की संभावना तलाशनी पड़ती है। ये बिंब हम सभी को आकृष्ट करते हैं। किसी विचारक ने कहा है कि कविता ऐसी चीज है जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों रूपी पांचों उंगलियों से पकड़ा जा सकता है। जिस कवि ने जितनी बड़ी ऐन्द्रिक पकड़ रखी होती है वह उतने ही प्रभावशाली कविता की रचना करने में समर्थ होता है। अब आया छंद कविता का अनिवार्य तत्व है, तो इसको भी समझना है कि छंद किस प्रकार से कविता का अनिवार्य तत्व माना जाता है। छंद, जिसका दूसरा नाम आंतरिक लय भी है, कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ के लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है में मात्रा के अनुसार कोई छंद ना होकर भी संगीतात्मकता, लयात्मकता है। धूमिल की कविता मोचीराम में भी ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, पर अर्थ का अपना भीतरी छंद मौजूद है। कविता देखते हैं। बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कविता के घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं,
नागार्जुन की कविता आकाल और उसके बाद में गांव का परिदृश्य, जिसमें आकाल और उसके बाद आए परिवर्तन का संदर्भ है, जिसके आसपास कविता की भाषा, बिंब और छंद सब घूमते रहते हैं। ये आकाल का दृश्य है, कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। कैसे अकाल के बाद कैसे भूखे तड़पते हैं, उनका यहाँ पे दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के अंदर कई दिनों के बाद। इस कविता में कवि ने अकाल और उसके भीतर होने वाले बदलाव को सांगीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ संकेतों द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। घर में दाने आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में आई चमक इसका उदाहरण है। कवि ने गांव का परिवेश दिखाने के लिए चूल्हा, चक्की, दाने आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इनमें से किसी शब्द को बदलकर उसका पर्याय रख देने से कविता का अर्थ बदल जाता है। इसके अलावा कविता में एक साथ ठेठ गवई शब्दों के साथ शिकस्त, गश्त जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग सहज परिवेश देता है। इसके विपरीत यदि कवि जब बादल को घिरते देखा है नामक कविता में विराट प्रकृति और भव्य हिमालय का वर्णन करता है तो उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली युक्त हो जाती है। इस प्रकार से हमने कुछ कवियों की कविताओं के माध्यम से जाना कि उन्होंने कविता रचना किस प्रकार से की है। कविता के अन्य तत्व। कविता के अन्य तत्व हैं, कवि परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक तत्व से परिचालित होते हैं। कवि को व्यक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया कविता के भाव संपदा बनती है। उसकी इस वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। इसका उदाहरण निराला की सरोज स्मृति, जिसमें घनघोर निजता और उतनी ही सामाजिकता देखने को मिलती है। कवि ने इसका निर्वाह कविता में किया है। भाषा के साथ कवि का ये बर्ताव ही कविता कहलाती है। इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता का नाम प्रतिभा है, जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। अब आया कविता के कुछ प्रमुख घटक। किस प्रकार से होना चाहिए? कविता भाषा में होनी चाहिए। कविता भाषा में होती है, अतः भाषा का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। दूसरा, भाषा शब्दों से बनती है। शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे भाषा कहते हैं। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर इसकी संरचना ऐसी हो कि पाठक को नई लगे। तीसरा, कवि को छंद के अनुशासन की जानकारी आवश्यक है। इसके बिना आंतरिक लय का निर्वाह संभव नहीं है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद की बुनियादी जानकारी आवश्यक ही है। मुक्त छंद कविता लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज होती है। इसका स्वरूप समाज के साथ साथ बदलता रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियां ही ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना, कभी कभी दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। कविता की रचना के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला को प्रतिभा कहते हैं। इसके बिना काव्य लेखन संभव नहीं होता। ये प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, जो हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। इस प्रकार से कविता लेखन की रचना प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी और इसी की तरह से हम लोग कविता लेखन लिखें।